10 अगस्त 2019 अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित न्यूयॉर्क शहर में जेल के अंदर एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। बाद में इस हत्या को आत्महत्या करार दे दिया जाता है। इस आत्महत्या की खबर से पूरा अमेरिका हिल उठता है। Jeffrey Epstein's prison cell just hours before he was found dead. उंगली तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उठती है। इसके कुछ ही वक्त बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और ट्रंप चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जब 2024 में मस्क की मदद से ट्रंप चुनाव जीतते हैं और दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आते हैं तो इस केस का जिन्न भी बाहर आ जाता है। मस्क और उनके विरोधी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते हैं कि एप्स्टीन केस में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, इसलिए एप्स्टीन केस की फाइलें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि ये एप्स्टीन केस है क्या जिसमें ट्रंप का नाम शामिल होने का मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक विरोधी दावा कर रहे हैं। और अगर ये फाइल बाहर आ गई तो इससे अमेरिका की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। चर्चा के इस कार्यक्रम में आज बात एप्स्टीन केस की। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल एप्स्टीन केस एक अमेरिकी फाइनेंसर और कन्विक्टेड सेक्सुअल ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामला है। ये मामला नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है। जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी, मुकदमे और उसकी संदिग्ध मौत दुनिया भर में चर्चा का विषय रही, क्योंकि एप्स्टीन की दोस्ती और संपर्क कई प्रभावशाली हस्तियों जिनमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गज लोगों से रही। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में हुआ था। वह एक मध्यवर्गीय यहूदी परिवार से पला बढ़ा। उसके पिता सीमोर एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे, जबकि उसकी मां पॉलिन एक गृहिणी थी जो बाद में स्कूल में सहायिका के रूप में काम करने लगी। जेफरी का एक छोटा भाई मार्क भी था। उसका परिवार सीफर एवेन्यू ब्रुकलिन में रहता था, जो उस समय एक साधारण मेहनतकश लोगों का इलाका था। जेफरी का बचपन आम साधारण बच्चों की तरह ही था, लेकिन वह पढ़ाई में असाधारण था। उसने लाफायेट हाई स्कूल में दाखिला लिया और गणित में अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई। 16 साल की उम्र में ही वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कोरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में दाखिला ले लिया, जहां बहुत कम बच्चे ही दाखिला ले पाते थे। ये बच्चे बहुत तेज तर्रार हुआ करते थे, लेकिन एप्स्टीन का पढ़ाई में मन नहीं लगा और उसने अपनी स्नातक की डिग्री पूरी नहीं की और 1970 के दशक की शुरुआत में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने बिना किसी औपचारिक शिक्षक का प्रशिक्षण लिए न्यूयॉर्क के डॉल्टन स्कूल में गणित और भौतिकी के शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की। यहाँ उसकी मुलाकात प्रभावशाली लोगों से हुई, जिनमें एक छात्र के पिता एलन ग्रीनबर्ग शामिल थे, जो उस समय निवेश बैंक बेयर स्टर्नर्स के प्रमुख थे। ग्रीनबर्ग ने एप्स्टीन की प्रतिभा को पहचाना और उसे 1976 में बेयर स्टर्न्स में नौकरी दी। बेयर स्टर्न्स में एप्स्टीन ने तेजी से तरक्की की। उसका काम था धनी क्लाइंट्स के लिए वित्तीय सहायता देना और वह इसमें माहिर हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात लेस्ले वेक्सनर लिमिटेड ब्रांड्स विक्टोरिया सीक्रेट की मूल कंपनी है के मालिक से हुई, जिन्होंने उसे अपने वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। एप्स्टीन ने वेक्सनर की संपत्ति का प्रबंधन करते हुए अरबों डॉलर की दौलत को नियंत्रित किया। उसने 1980 के दशक तक इतना पैसा कमा लिया कि उसने अपनी खुद की वित्तीय प्रबंधन कंपनी जे एप्स्टीन एंड कंपनी शुरू कर ली, जो केवल अरबपतियों के लिए काम करती थी। उसका दावा था कि वह केवल $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले क्लाइंट्स को ही स्वीकार करता है। एप्स्टीन का रसूख उसकी चालाकी, संपर्कों की समझ और प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी जगह बनाने की कला से आया। वह न्यूयॉर्क, पाम बीच और अपने निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स में शानदार हवेलियों का मालिक बन गया। उसका एक निजी जेट था जो लोलिता एक्सप्रेस के नाम से भी मशहूर था। वह अपने निजी द्वीपों पर हाई प्रोफाइल पार्टियां ऑर्गेनाइज करता था, जिससे वो अमीरों और मशहूर हस्तियों के बीच लोकप्रिय बन गया। माना जाता है कि इसी दौरान एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 1990 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क में किसी पार्टी के दौरान हुई। दोनों न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट और उद्योग जगत के
हलकों में सक्रिय थे। ट्रंप, जो उस समय एक रियल एस्टेट टाइकून और सेलिब्रिटी थे, और एप्स्टीन, जो एक रहस्यमयी फाइनेंसर बन चुका था, अक्सर एक साथ ही पार्टियों में शामिल होते थे। ट्रंप ने 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को बताया था कि वो और जेफरी एप्स्टीन 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ट्रंप ने एप्स्टीन को एक शानदार आदमी बताया था और उसके साथ समय बिताना मजेदार। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि एप्स्टीन बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं के साथ रहता है। एप्स्टीन और ट्रंप की दोस्ती समय के साथ इसलिए गहरी होती गई क्योंकि उन दोनों के सामाजिक और व्यावसायिक हित मेल खाते थे। दोनों को भव्य पार्टियां, ग्लैमर और प्रभावशाली लोगों का साथ पसंद था। दस्तावेजों के अनुसार ट्रंप ने एप्स्टीन के निजी जेट में यात्राएं की थी और एप्स्टीन के पाम बीच स्थित घर में भी ट्रंप की मौजूदगी दर्ज की गई है। हालांकि ट्रंप ने बाद में दावा किया था कि उनकी दोस्ती 2000 के दशक की शुरुआत में खत्म हो गई थी, जब उन्होंने एप्स्टीन को अपने मार-ए-लागो क्लब से प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन अचानक साल 2000 में एप्स्टीन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसके खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का पता चला। माना जाता है कि उसने नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की शुरुआत 1990 के दशक में ही कर दी थी। वह अपने धन और रसूख का इस्तेमाल करके नाबालिग लड़कियों को अपने घरों में बुलाता था, जहां वह उन्हें मसाज के बहाने शारीरिक शोषण करता था। उसकी साथी घिसलीन मैक्सवेल इस नेटवर्क में उसकी मदद करती थी, जो लड़कियों को भर्ती करती थी। ये लड़कियां अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से होती थीं, जिन्हें पैसे का लालच देकर फंसाया जाता था। ऐसा ही एक केस साल 2005 में आया। पाम बीच पुलिस को एक शिकायत मिली कि एप्स्टीन ने एक 14 साल की लड़की का शोषण किया है। इसी शिकायत ने एप्स्टीन के खिलाफ एक बड़ी जांच को जन्म दिया, जिसके बाद 2006 में एप्स्टीन के खिलाफ यौन अपराधों के आरोप लगे। 2008 में उसने एक गुप्त समझौते यानी कि प्ली डील के तहत दोष स्वीकार किया, जिसके तहत उसे केवल 13 महीने की हल्की सजा मिली, जिसमें उसे दिन में काम करने की अनुमति थी। इस समझौते की व्यापक आलोचना हुई क्योंकि इसे प्रभावशाली लोगों के दबाव का नतीजा माना गया। एप्स्टीन के अपराधों में उसका निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स भी कुख्यात रहा, जहां वो कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को ले जाता था। उसके नेटवर्क में कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, जिनके नाम बाद में कोर्ट दस्तावेजों में सामने आए, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू जैसी हस्तियां शामिल थी। हालांकि ट्रंप के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उन्होंने इन गतिविधियों में हिस्सा लिया या नहीं, लेकिन ट्रंप पर उंगलियां उठती रहीं। जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दौर में थे, तब 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया, इस बार यौन तस्करी के गंभीर आरोपों के साथ, जिसके बाद न्यूयॉर्क की एक जेल में उसने 10 अगस्त 2019 को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु ने कई साजिशों को जन्म दिया, क्योंकि कई लोग मानते थे कि उसकी मृत्यु में शक्तिशाली लोगों का हाथ हो सकता है, जो उसके रहस्यों को दबाना चाहते हैं। क्योंकि एप्स्टीन को न्यूयॉर्क की जिस मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में रखा गया था, वो अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। इस एमसीसी जेल में कैदियों को अलग अलग इकाइयों में रखा जाता है, जिसमें उच्च जोखिम वाले कैदियों के लिए विशेष हाउसिंग यूनिट शामिल होती है। एप्स्टीन को भी इसी यूनिट में रखा गया था। जेल में सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन बाद में पता चला कि एप्स्टीन की सेल के पास कैमरे ठीक नहीं थे या फुटेज उपलब्ध नहीं थी। सामान्य प्रोटोकॉल के तहत हाई प्रोफाइल या आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों को हर 15 से 30 मिनट में चेक किया जाता है, लेकिन जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई, उस रात नियमित चेकअप नहीं किए गए थे। बाद में जांच में दिखाया गया कि उस रात 2 गार्ड्स ड्यूटी पर थे, लेकिन वो सो गए थे और नियमित चेकअप नहीं कर पाए थे। जांच में ये भी सामने आया था कि जेल में कर्मचारियों की कमी थी, जिसके कारण गार्ड्स को अक्सर ओवर टाइम करना पड़ता था। गार्ड्स को हर 30 मिनट में सेल चेक करने का प्रोटोकॉल था, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि कई घंटों तक चेकअप नहीं किया गया। जुलाई 2019 में भी एप्स्टीन ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए आत्महत्या निगरानी में भी रखा गया था। इस दौरान उसकी लगातार निगरानी की जानी थी और उसकी सेल में कोई खतरनाक वस्तु नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पहले उसे आत्महत्या निगरानी से हटा दिया गया था, जो एक विवादास्पद निर्णय था। सवाल ये भी उठा कि एप्स्टीन को एक एकल सेल में रखा गया था, जो प्रोटोकॉल के खिलाफ था, क्योंकि आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों को अकेले नहीं रखा जाना चाहिए था। साथ ही उसकी सेल में बेडशीट और अन्य सामग्री थी, जिसका उपयोग उसने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए किया। सबसे बड़ा सवाल ये था
कि एपस्टीन की मौत ऐसे वक्त में हुई जब वह हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ संभावित गवाही देने वाला था, जिसके बाद सवाल उठा कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या थी। और इसी केस का जिक्र कर मस्क और ट्रंप के विरोधी ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि एपस्टीन के पाप में ट्रंप भी भागीदार रहे हैं। तो चर्चा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।